अग्नि की उड़ान बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद पार्ट 11। सेंट जोसेफ में मेरे भौतिकी के शिक्षकों प्रोफेसर चिन्नादुरई और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति द्वारा उप परमाणु भौतिकी पर दिए गए पाठों ने मुझे अर्ध आयु अवधि की अवधारणा और पदार्थों के रेडियोधर्मी क्षय से संबंधित मामलों से परिचित कराया। रामेश्वरम में मेरे विज्ञान शिक्षक शिवसुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे कभी नहीं सिखाया था कि अधिकांश उप परमाणु कण अस्थिर होते हैं और एक निश्चित समय के बाद वे अन्य कणों में विघटित हो जाते हैं। ये सब मैं पहली बार सीख रहा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे प्रयास करना सिखाया, परिश्रम के साथ, क्योंकि क्षय सभी मिश्रित चीजों में निहित है, क्या वो उसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा था? मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोग विज्ञान को ऐसी चीज के रूप में क्यों देखते हैं जो मनुष्य को ईश्वर से दूर ले जाती है। जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, विज्ञान का मार्ग हमेशा हृदय से होकर गुजरता है। मेरे लिए विज्ञान हमेशा आध्यात्मिक समृद्धि और आत्म साक्षात्कार का मार्ग रहा है। यहाँ तक कि विज्ञान के तर्कसंगत विचार मैट्रिक्स भी परियों की कहानियों का घर रहे हैं। मैं ब्रह्मांड विज्ञान पर पुस्तकों का शौकीन पाठक हूँ और खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ना पसंद करता हूँ। कई दोस्त मुझसे अंतरिक्ष उड़ानों से संबंधित प्रश्न पूछते समय कभी कभी ज्योतिष में चले जाते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैं कभी भी हमारे सौर मंडल में दूर के ग्रहों को लोगों द्वारा दिए जाने वाले महान महत्व के पीछे के कारण को वास्तव में नहीं समझ पाया। एक कला के रूप में मेरे पास ज्योतिष के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर यह विज्ञान की आड़ में स्वीकृति चाहता है तो मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ग्रहों, तारामंडलों और यहाँ तक कि उपग्रहों के बारे में ये मिथक कैसे विकसित हुए कि वे मनुष्यों पर शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अत्यधिक व्यक्तिपरक निष्कर्ष निकालने के लिए खगोलीय पिंडों की सटीक गति के इर्द गिर्द की गई अत्यधिक जटिल गणनाएं मुझे अतार्किक लगती हैं। जैसा कि मैं देखता हूँ, पृथ्वी सबसे शक्तिशाली और ऊर्जावान ग्रह है। जैसा कि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में बहुत खूबसूरती से कहा है, क्या होगा अगर सूर्य विश्व का केंद्र हो और अन्य तारे, ग्रह पृथ्वी, भले ही वो कितनी भी स्थिर क्यों न हो, समझदारी से 3 अलग अलग गतियों में चलती है। इस ग्रह पर आप जहां भी जाएं, वहां गति और जीवन है। यहाँ तक कि चट्टानें, धातु, लकड़ी, मिट्टी जैसी निर्जीव चीजें भी आंतरिक गति से भरी हैं। प्रत्येक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नृत्य करते हैं। ये गति नाभिक द्वारा उन पर लगाए गए बंधन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में उत्पन्न होती है, विद्युत बलों के माध्यम से जो उन्हें यथासंभव पास रखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी व्यक्ति की तरह, जिसके पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है, बंधन से घृणा करते हैं। नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों को जितना अधिक कसकर पकड़ा जाता है, उनका कक्षीय वेग उतना ही अधिक होगा। वास्तव में एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के बंधन के परिणामस्वरूप लगभग 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड का विशाल वेग होता है। ये उच्च वेग परमाणु को एक कठोर गोले जैसा बनाते हैं, जैसे कि एक तेज गति से चलने वाला पंखा एक डिस्क जैसा दिखाई देता है। परमाणुओं को अधिक मजबूती से संपीड़ित करना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार पदार्थ को उसका परिचित ठोस रूप मिलता है। पहलू, इस प्रकार प्रत्येक ठोस वस्तु के भीतर बहुत अधिक खाली स्थान होता है और प्रत्येक स्थिर वस्तु के भीतर बहुत अधिक गति होती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में पृथ्वी पर शिव का महान नृत्य हो रहा है। जब मैंने सेंट जोसेफ में बीएससी डिग्री कोर्स में प्रवेश लिया तो मुझे उच्च शिक्षा के लिए किसी अन्य विकल्प के बारे में पता नहीं था। न ही मुझे विज्ञान के छात्र के लिए उपलब्ध करियर के अवसरों के बारे में कोई जानकारी थी। बीएससी प्राप्त करने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि भौतिकी मेरा विषय नहीं है। मुझे अपने सपनों को साकार करने के लिए इंजीनियरिंग में जाना था। मैं बहुत पहले ही इंजीनियरिंग कोर्स में शामिल हो सकता था, अपना इंटरमीडिएट कोर्स पूरा करने के तुरंत बाद। देर आए दुरुस्त आए, मैंने खुद से कहा, जब मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में प्रवेश के लिए आवेदन किया, जिसे उस समय दक्षिण भारत में तकनीकी शिक्षा का मुकुट रत्न माना जाता था। मैं चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल होने में कामयाब रहा, लेकिन इस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश एक महंगा मामला था। करीब 1000 रुपए की जरूरत थी और मेरे पिता इतने पैसे नहीं दे सकते थे। उस समय मेरी बहन जोहरा मेरे पीछे खड़ी थी और अपनी सोने की चूड़ियां और चेन गिरवी रख रही थी। मुझे शिक्षित करने के उसके दृढ़ संकल्प और मेरी क्षमताओं में उसके विश्वास ने मुझे गहराई से छू लिया। मैंने अपनी कमाई से उसकी चूड़ियां गिरवी से छुड़ाने की कसम खाई। उस समय पैसे कमाने का मेरे सामने एकमात्र तरीका था कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करना और छात्रवृत्ति प्राप्त करना।
मैं पूरी ताकत से आगे बढ़ा। MIT में मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज थी 2 डिकमीशन किए गए विमान, जिन्हें उड़ान मशीनों के विभिन्न सबसिस्टम के प्रदर्शन के लिए वहां प्रदर्शित किया गया था। मुझे उनके प्रति एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ और दूसरे छात्रों के हॉस्टल वापस चले जाने के बाद भी मैं उनके पास बैठा रहता और पक्षी की तरह आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने की मनुष्य की इच्छा की प्रशंसा करता। अपना पहला साल पूरा करने के बाद जब मुझे एक विशिष्ट शाखा का चयन करना था, तो मैंने लगभग अनायास ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चुना। अब मेरे दिमाग में लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, मैं विमान उड़ाने जा रहा था। मैं इस बात से आश्वस्त था, हालांकि मुझे अपनी दृढ़ता की कमी का एहसास था, जो शायद मेरी विनम्र पृष्ठभूमि के कारण था। इस समय के आसपास मैंने विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ संवाद करने की कोशिश करने के लिए विशेष प्रयास किए। असफलताएं, निराशाएं और विकर्षण थे, लेकिन मेरे पिता के प्रेरक शब्दों ने मुझे उन अस्पष्ट भटकाव के दौर में सहारा दिया। प्लेट 1। मेरे पिता जैनुलाब्दीन औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे, लेकिन वे बहुत बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के करीबी दोस्त और रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। प्लेट 2। जिस इलाके में मैं पला बड़ा, मस्जिद स्ट्रीट पर मेरा घर, हजारों तीर्थयात्री दूर दूर से भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में आते हैं। मैं अक्सर अपने भाई कासिम मोहम्मद की इस स्ट्रीट पर कलाकृतियां बेचने वाली दुकान में मदद करता था। प्लेट 3। हमारे इलाके की पुरानी मस्जिद, जहां मेरे पिता मुझे और मेरे भाइयों को हर शाम नमाज अदा करने के लिए ले जाते थे। प्लेट 4। मेरा भाई 30 स्क्वायर की ओर इशारा कर रहा है, जिसका मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल किया था। प्लेट 5। STR मणिकम इनसेट मेरे भाई मुस्तफ़ा कमाल के दोस्त के पास किताबों का एक बड़ा संग्रह था। यह उनका घर है, जहां से मैं रामेश्वरम में किताबें उधार लेता था। प्लेट 6। एक पारिवारिक मिलन समारोह। प्लेट 7। श्वार्ट्स हाई स्कूल, रामनाथपुरम का साधारण परिवेश। पट्टिका पर लिखे शब्द, अपने पंख वाले दिन व्यर्थ न गंवाएं। जब एक बार चले जाएं तो कोई सोना उन्हें वापस नहीं खरीद सकता। प्लेट 8। श्वार्ट्स हाई स्कूल में मेरे शिक्षक ल्यादुरई सोलोमन बाएं खड़े और रामकृष्ण अय्यर दाएं बैठे। वे प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध छोटे शहर के भारतीय शिक्षकों के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। जो दूसरों को जानता है वो विद्वान है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो खुद को जानता है। ज्ञान के बिना सीखना बेकार है। MIT में मेरी शिक्षा के दौरान 3 शिक्षकों ने मेरी सोच को आकार दिया। उनके संयुक्त योगदान ने वो नींव रखी जिस पर मैंने बाद में अपना पेशेवर करियर बनाया। ये 3 शिक्षक प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडालाई और प्रोफेसर नरसिंह राव थे। उनमें से प्रत्येक का व्यक्तित्व बहुत अलग था, लेकिन उनमें एक समान आवेग था, अपने छात्रों की बौद्धिक भूख को अपनी प्रतिभा और अथक उत्साह से संतुष्ट करने की क्षमता। प्रोफेसर स्पॉन्डर ने मुझे तकनीकी वायुक्तिकी सिखाई। वे एक ऑस्ट्रियाई थे, जिन्हें वैमानिकी इंजीनियरिंग में समृद्ध व्यावहारिक अनुभव था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें नाजियों ने पकड़ लिया था और एक एकाग्रता शिविर में कैद कर लिया था। जाहिर है, उन्हें जर्मनों से बहुत नफरत थी। संयोग से वैमानिकी विभाग का नेतृत्व एक जर्मन, प्रोफेसर वाल्टर रेपेंटन कर रहे थे। एक अन्य प्रसिद्ध प्रोफेसर, डॉक्टर कट टैंक, एक प्रतिष्ठित वैमानिकी इंजीनियर थे, जिन्होंने जर्मन फॉक वुल्फ FW-190 सिंगल सीटर लड़ाकू विमान डिजाइन किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक उत्कृष्ट लड़ाकू विमान था। डॉक्टर टैंक बाद में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में शामिल हो गए और भारत के पहले जेट फाइटर HF-24 मारुत के डिजाइन के लिए जिम्मेदार थे। इन परेशानियों के बावजूद प्रोफेसर स्पॉन्डर ने अपनी वैयक्तिकता को बनाए रखा और उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखा। वो हमेशा शांत, ऊर्जावान और खुद पर पूर्ण नियंत्रण में रहते थे। वो नवीनतम तकनीकों से अवगत रहते थे और अपने छात्रों से भी यही उम्मीद करते थे। मैंने वैमानिकी इंजीनियरिंग चुनने से पहले उनसे सलाह ली। उन्होंने मुझसे कहा कि किसी को अपने भविष्य की संभावनाओं के बारे में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय ठोस नींव रखना, पर्याप्त उत्साह और अपने अध्ययन के चुने हुए क्षेत्र के लिए जुनून होना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर स्पॉन्डर अक्सर कहा करते थे कि भारतीयों के साथ समस्या यह नहीं है कि उनके पास शैक्षिकी अवसरों या औद्योगिक बुनियादी ढांचे की कमी है, समस्या यह है कि वे विषयों के बीच भेदभाव करने और अपने विकल्पों को तर्कसंगत बनाने में विफल रहे। एरोनॉटिक्स क्यों? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं?
मैं खुद सभी नौसिखिए इंजीनियरिंग छात्रों को बताना चाहूंगा कि जब वे अपनी विशेषज्ञता चुनते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि विचार करें कि क्या यह विकल्प उनकी आंतरिक भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। प्रोफेसर के.ए.वी. पंडालाई ने मुझे एरोस्ट्रक्चर डिजाइन और विश्लेषण पढ़ाया। वे एक हंसमुख, मिलनसार और उत्साही शिक्षक थे जो हर साल के शिक्षण पाठ्यक्रम में एक नया दृष्टिकोण लाते थे। ये प्रोफेसर पंडालाई ही थे जिन्होंने संरचनात्मक इंजीनियरिंग के रहस्यों को हमारे सामने खोला। आज भी मेरा मानना है कि प्रोफेसर पंडालाई से पढ़ाए गए सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि वे महान बौद्धिक अखंडता और विद्वत्ता वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनमें अहंकार का कोई निशान नहीं था। उनके छात्र कक्षा में कई बिंदुओं पर उनसे असहमत होने के लिए स्वतंत्र थे। प्रोफेसर नरसिंह राव एक गणितज्ञ थे जिन्होंने हमें सैद्धांतिक वायुक्तिकी पढ़ाई। मुझे अभी भी द्रव गतिकी पढ़ाने का उनका तरीका याद है। उनकी कक्षाओं में भाग लेने के बाद मैंने गणितीय भौतिकी को किसी भी अन्य विषय से अधिक पसंद करना शुरू कर दिया। अक्सर मुझे कहा जाता है कि मैं वैमानिकी डिजाइन समीक्षाओं के लिए सर्जिकल चाकू लेकर जाता हूं। यदि वायुक्तिकीय प्रवाह के समीकरणों के प्रमाणों को चुनने के बारे में प्रोफेसर राव की दयालु और लगातार सलाह न होती तो मैं इस रूपक उपकरण को हासिल नहीं कर पाता। वैमानिकी एक आकर्षक विषय है जिसमें स्वतंत्रता का वादा निहित है। स्वतंत्रता और पलायन के बीच, गति और गति के बीच, फिसलन और प्रवाह के बीच का बड़ा अंतर इस विज्ञान का रहस्य है। मेरे शिक्षकों ने मुझे ये सत्य बताए। अपने सावधानीपूर्वक शिक्षण के माध्यम से उन्होंने मेरे भीतर वैमानिकी के बारे में उत्साह पैदा किया। उनके बौद्धिक उत्साह, विचारों की स्पष्टता और पूर्णता के लिए जुनून ने मुझे द्रव गतिकी के एक गंभीर अध्ययन में मदद की। संपीड़ित माध्यम गति के तरीके, शॉक तरंगों और शॉक का विकास, बढ़ती गति पर प्रेरित प्रवाह पृथक्करण, शॉक स्टॉल और शॉक वेव ड्रैग। धीरे धीरे मेरे दिमाग में सूचनाओं का एक बड़ा समामेलन हुआ। हवाई जहाजों की संरचनात्मक विशेषताओं ने नए अर्थ प्राप्त करना शुरू कर दिया। बाईप्लेन, मोनोप्लेन, टेललेस प्लेन, कैनार्ड कॉन्फ़िगर प्लेन, डेल्टा विंग प्लेन, ये सभी मेरे लिए बढ़ते महत्व को ग्रहण करने लगे। तीनों शिक्षकों ने, जो सभी अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे, मुझे एक समग्र ज्ञान बनाने में मदद की। MIT में मेरा तीसरा और आखिरी साल एक बदलाव का साल था और इसका मेरे बाद के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन दिनों पूरे देश में राजनीतिक ज्ञान और औद्योगिक प्रयास का एक नया माहौल छा रहा था। मुझे ईश्वर में अपने विश्वास का परीक्षण करना था और देखना था कि क्या यह वैज्ञानिक सोच के मैट्रिक्स में फिट हो सकता है। स्वीकृत दृष्टिकोण ये था कि वैज्ञानिक तरीकों में विश्वास ही ज्ञान के लिए एकमात्र वैध दृष्टिकोण था। यदि ऐसा है तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्या केवल पदार्थ ही अंतिम वास्तविकता है और क्या आध्यात्मिक घटनाएं पदार्थ की अभिव्यक्ति हैं? क्या सभी नैतिक मूल्य सापेक्ष हैं और क्या संवेदी धारणा ज्ञान और सत्य का एकमात्र स्रोत है? मैंने इन मुद्दों के बारे में सोचा, वैज्ञानिक स्वभाव और अपने स्वयं के आध्यात्मिक हितों के कष्टप्रद प्रश्न को सुझाने का प्रयास किया। जिस मूल्य प्रणाली में मेरा पालन पोषण हुआ था वो अत्यधिक धार्मिक थी। मुझे सिखाया गया था कि सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिक क्षेत्र में भौतिक दुनिया से परे है और ज्ञान केवल आंतरिक अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस बीच जब मैंने अपना कोर्स पूरा कर लिया तो मुझे 4 अन्य सहकर्मियों के साथ मिलकर एक निम्न स्तरीय हमलावर विमान डिजाइन करने का प्रोजेक्ट सौंपा गया। मैंने वायुक्तिकीय डिजाइन तैयार करने और उसका चित्र बनाने की जिम्मेदारी ली थी। मेरे साथियों ने विमान के प्रणोदन, संरचना, नियंत्रण और यंत्रीकरण के डिजाइन के कार्यों को आपस में बांट लिया। एक दिन मेरे डिजाइन शिक्षक प्रोफेसर श्रीनिवासन, जो उस समय MIT के निदेशक थे, ने मेरी प्रगति की समीक्षा की और इसे निराशाजनक घोषित किया। मैंने देरी के लिए 1 दर्जन बहाने बनाए, लेकिन उनमें से किसी ने भी प्रोफेसर श्रीनिवासन को प्रभावित नहीं किया। मैंने आखिरकार कार्य पूरा करने के लिए 1 महीने का समय मांगा। प्रोफेसर ने कुछ देर तक मेरी ओर देखा और कहा, देखो नौजवान, आज शुक्रवार दोपहर है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर सोमवार सुबह तक मुझे कॉन्फ़िगरेशन ड्राइंग नहीं मिली तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। मैं अवाक रह गया। छात्रवृत्ति मेरी जीवन रेखा थी और अगर इसे वापस ले लिया जाता तो मैं पूरी तरह असहाय हो जाता। मुझे निर्देशानुसार कार्य पूरा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उस रात मैं ड्राइंग बोर्ड पर ही बैठा रहा और रात का खाना नहीं खाया। अगली सुबह मैंने फ्रेश होने और थोड़ा खाना खाने के लिए सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक लिया।
रविवार की सुबह मैं अपना काम पूरा करने के बहुत करीब था, तभी अचानक मुझे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। प्रोफेसर श्रीनिवासन मुझे दूर से देख रहे थे। जिमखाना से सीधे आते हुए वे अभी भी अपने टेनिस आउटफिट में थे और मेरी प्रगति देखने के लिए रुके थे। मेरे काम की जांच करने के बाद प्रो. श्रीनिवासन ने मुझे प्यार से गले लगाया और प्रशंसा में मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि मैं तुम्हें तनाव में डाल रहा हूं और तुमसे असंभव समय सीमा को पूरा करने के लिए कह रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा प्रदर्शन करोगे। परियोजना की शेष अवधि के दौरान मैंने MIT तमिल संगम साहित्यिक समाज द्वारा आयोजित एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। तमिल मेरी मातृभाषा है और मुझे इसकी उत्पत्ति पर गर्व है, जिसका पता रामायण काल से पहले ऋषि अगस्त्य से लगाया गया है। इसका साहित्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। ऐसा कहा जाता है कि यह वकीलों और व्याकरणविदों द्वारा गढ़ी गई भाषा है और अपने स्पष्ट तर्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित है। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत उत्साहित था कि विज्ञान इस अद्भुत भाषा के दायरे से बाहर न रहे। मैंने तमिल में आइए हम अपना विमान खुद बनाएं शीर्षक से एक लेख लिखा। लेख ने बहुत रुचि पैदा की और मैंने प्रतियोगिता जीत ली। लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक आनंद विकटन के संपादक देवन से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। MIT की मेरी सबसे मार्मिक याद प्रोफेसर स्पॉन्डर से जुड़ी है। हम विदाई समारोह के हिस्से के रूप में एक समूह फोटो के लिए पोज दे रहे थे। सभी स्नातक छात्र 3 पंक्तियों में खड़े थे और प्रोफेसर आगे बैठे थे। अचानक प्रोफेसर स्पॉन्डर उठे और मेरी ओर देखने लगे। मैं तीसरी पंक्ति में खड़ा था। आओ और मेरे साथ आगे बैठो, उन्होंने कहा। मैं प्रोफेसर स्पॉन्डर के निमंत्रण से हैरान रह गया। आप मेरे सबसे अच्छे छात्र हैं और कड़ी मेहनत आपको भविष्य में अपने शिक्षकों के लिए एक बड़ा नाम लाने में मदद करेगी। प्रशंसा से शर्मिंदा लेकिन मान्यता से सम्मानित, मैं फोटो के लिए प्रोफेसर स्पॉन्डर के साथ बैठ गया। भगवान को अपनी आशा, अपना सहारा, अपना मार्गदर्शक बनने दें और भविष्य की यात्रा में अपने पैरों के लिए लालटेन प्रदान करें, अंतर्मुखी प्रतिभा ने मुझे विदा करते हुए कहा। MIT से मैं एक प्रशिक्षु के रूप में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL गया। वहां मैंने एक टीम के हिस्से के रूप में इंजन ओवरहालिंग पर काम किया। विमान इंजन ओवरहालिंग पर हाथों से किया गया काम बहुत शिक्षाप्रद था। जब कक्षा में सीखा गया सिद्धांत व्यवहारिक अनुभव से सिद्ध होता है,